गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय युवा साथियों, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने कार्ल मार्क्स पर लिए हैं। आज हम बात करेंगे उनके इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की आलोचना या क्रिटिसिज्म की। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आलोचना पर आने से पहले मैं बहुत संक्षेप में आपके मस्तिष्क में वो चीज स्पष्ट कर दूं कि दरअसल मार्क्स ने व्याख्या क्या की है। कुछ वाक्य हैं जो हमेशा आपके मस्तिष्क पर रहने चाहिए, इवन आपके टिप्स पर होने चाहिए। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का आशय यह है कि मार्क्स ने इतिहास को आर्थिक संबंधों के परिवर्तन के घटनाक्रम की व्याख्या के आधार पर विश्लेषित किया है। ऐसा नहीं था कि इतिहास मार्क्स से पहले नहीं था, या मार्क्स के समय नहीं था, या मार्क्स के बाद नहीं हुआ। मार्क्स ने उन घटनाओं को एक नई दृष्टि से एनालाइज किया, विश्लेषित किया, और वो थे आर्थिक संबंध। उन्होंने इतिहास को 6 चरणों में बांटा। कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगे, और उसको उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का नाम दिया है। आदिम साम्यवाद पहला चरण है और साम्यवाद अंतिम चरण, छठा चरण। मार्क्स का मानना यह है कि इतिहास जो उनसे पहले लिखा गया या उनके समांतर भी लिखा गया है, उसमें खाली ऐतिहासिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, महान व्यक्तित्व, उनके विचारों, सामाजिक परिवर्तनों, वैचारिक क्रांतियों, सफलताओं, असफलताओं, इनका एक वर्णन है। मार्क्स ने कहा है कि इसके पीछे एक छिपा हुआ मुख्य जो कारण है वो आर्थिक संबंधों की परिवर्तन है। नए औजारों की खोज और उसके कारण हुए आर्थिक परिवर्तन। तो बड़े एक नए अंदाज से उस दौर में मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की, और जो हमने पढ़ ली इससे पहले। आज बात करते हैं आलोचना की। पहला बिंदु देखिए इसका है, आर्थिक तत्व पर अत्यधिक बल अनावश्यक। एक ब्रिटिश विचारक हुए हैं, फिलोसफर हैं, बर्ट्रैंड रसेल। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं 11-12 से, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी आपको 4 बरस पढ़ते हुए हो गए हैं। ये नाम आपके सामने आपके पढ़ने पढ़ाने में ज़रूर आया होगा। ब्रिटिश फिलोसफर हैं। इन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक जीवन के सारे परिवर्तन केवल आर्थिक घटनाओं के परिवर्तनों की कहानी नहीं कहते। ठीक है, आर्थिक परिवर्तनों का भी एक रोल होता है, लेकिन जो मार्क्स की व्याख्या है वो कहती है केवल और केवल आर्थिक परिवर्तन, बाकी सब शून्य है। रसेल इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना यह है कि आर्थिक या भौतिक स्थितियां और मानवीय भावनाएं, इन दोनों का मिश्रण समाज के बदलावों को लेकर आता है, केवल एक चीज नहीं। अगला बिंदु, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। देखिए, जो पॉइंट मैं आपके सामने बोलता हूं, आप मुझे सुने और उसके बाद अपने मस्तिष्क में आप इसको एनालाइज करने की कोशिश भी करें। आप ये पाएंगे कि क्या सारी घटनाओं को हम आर्थिक परिवर्तनों के या आर्थिक बदलावों के कारण मान सकते हैं। जैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ भारत का जो आज़ादी का संघर्ष था, उसमें एक बड़ा कारण आर्थिक था, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन क्या केवल उस आर्थिक कारण की वजह से ही हम आज़ादी की जंग के लिए लड़े थे? और यदि वो सही था तो बंटवारा भी तो एक बड़ा कारण था, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। क्या उसके कारण आर्थिक थे? 1971 में जब बांग्लादेश वॉर होती है और पाकिस्तान से पूर्वी
बंगाल का प्रदेश अलग होता है और एक अलग देश बनता है, क्या उसके कारण भी केवल आर्थिक थे? ध्यान रखिएगा, मेरे इस केवल पर ध्यान दीजिएगा, केवल नहीं है। मानव की भावनाएं, संवेदनाएं, धर्म, संस्कृति, ये सब एक अहम भूमिका निभाती है। अगला बिंदु, इतिहास के निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा। अब ये देखिए, ये दिलचस्प है। आपको इसको पढ़ चुके हैं इसलिए मुझे आपको पढ़ाने में आनंद आएगा। बीए पार्ट सेकंड में आप लोगों ने विश्व के 6 संविधान पढ़े हैं। छठा तो भारत का और 5वां जो पेपर सेकंड था आपका, और 5 विश्व के अन्य देशों के संविधान, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड। ब्रिटिश संविधान को अपने मस्तिष्क में लाइए और एक वो क्वेश्चन याद कीजिए, जरूर आपने परीक्षा में उसको पढ़ा होगा, याद किया होगा। ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, संयोग से जो बदलाव आए ना आज की तारीख में, वो पूरी ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नींव की ईंट के पत्थर हैं। ईंट तो गलत बोल गया मैं, नींव के पत्थर। आप उदाहरण ले सकते हैं, उसके अंदर सम्राट भाग नहीं लेते मंत्रिमंडल की बैठकों में, संयोग से आया। यदि सरकारी विधेयक संसद में गिर जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन में, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, संयोग से आया है। सरकार की आलोचना होती है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस्तीफा देगी, संयोग है। और वहां संयोग है, लेकिन आप देखिए, आप ये पाएंगे कि भारत ने अपने संविधान में मोटा मोटा इन चीजों को अपनाया है। क्या हमारे यहां देश का राष्ट्रपति संसद की बैठकों में सीधा हिस्सा लेता है या उसमें कोई रोल प्ले करता है? नहीं। और ब्रिटिश संविधान को तो दुनिया की मातृ संस्था माना जाता है। दुनिया के अनेकों देशों के संविधान पर उनका इंपैक्ट या असर है। तो अब ये संयोग जो तत्व है, इसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स की एक आलोचक जो है वो ये कहते हैं कि अगर जेना यूनिवर्सिटी में, जहां मार्क्स ने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, जब वो पीएचडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे जर्मनी में, यदि वो प्रोफेसर की जॉब उनको मिल गई होती तो दुनिया में मार्क्सवाद कभी अस्तित्व में नहीं आता। ये संयोग था कि नौकरी उन्हें मिली नहीं, कारण जो भी रहे उस जमाने के, उनको इस योग्य नहीं पाया गया, उनको निकाल दिया गया, उनके विचारों से डर गए और असर यह आया कि दुनिया को मार्क्सवाद मिला। संयोग। एक महान तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हां, एक दुनिया को प्रभावित करने वाली विचारधारा का जन्म हुआ। आप भारत की बात करें, सड़क पर आप निकलते हैं, भिखारी आपको दिखते हैं, बुजुर्ग आपको दिखते हैं, कभी कोई व्यक्ति शांत होता है, उसकी शव यात्रा आपको दिखती है। यही सब तो सिद्धार्थ को देखे थे जब वो गौतम बन गए, बुद्ध बन गए। सहयोगी था ना। मार्क्स इन तत्वों की उपेक्षा करते हैं। अगला बिंदु, मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण आप नहीं कर सकते। देखिए, दो चीजें हैं। मार्क्स ने खुद कहा है कि इतिहास की जो ये नदी है, ये रास्तों से बहती हुई निकलती है। बिल्कुल सही है, इसमें कहीं ऐतराज वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो क्रम तय कर रहे हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, देखिए जो हो चुका उसका निर्धारण जो आपने किया है, मानने को तैयार है। लेकिन जो भविष्य के इतिहास की आप बात कर रहे हैं, जैसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, और अगला बिंदु साम्यवाद की स्थापना, 5 और 6, ये आप तक निश्चितता से कैसे कह सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं। मार्क्स ने अपने जो कार्यक्रम बनाया है, अपनी पुस्तक में लिखा है उन्होंने कि यूरोप में साम्यवादी क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से होगी और फिर होते होते ये पूरे यूरोप में फैल जाएगी और सर्वहारा पूंजीपति के वर्ग संघर्ष होगा और धीरे धीरे करते करे पूरी दुनिया में साम्यवाद फैल जाएगा। ब्रिटेन में कम्युनिस्ट क्रांति आज तक नहीं हुई।
क्यों? ये उदाहरण है कि इतिहास की जो व्याख्या आप कर रहे हैं भविष्य के इतिहास की, वो संभव नहीं है कि वैसा हो। अगला बिंदु, राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। जैसे मार्क्स का एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है कि राज्य शोषण का उपकरण है, इसीलिए अपने साम्यवाद में वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की उम्मीद करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आप क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। राज्य विहीन समाज का निर्माण संभव नहीं है। और क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो संसद में या सरकार में बैठे हैं वो बेसिकली इसी पूंजीपति वर्ग के कठपुतलियां हैं, मोहरे हैं शतरंज के। उनके इशारे पर नीतियां बनाते हैं और पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उनके इशारों पर चलता है। क्या ये संभव है? स्पेशली आप सोचें, अब हम भारत की बात करें, एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय विचारधारा है। ठीक है, लोकतंत्र में कमियां हैं, खामियां हैं, आपने पढ़ा है, आज देखते भी होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया के अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में डेमोक्रेसी बहुत बेहतर विकल्प है, खामियों के बावजूद भी। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में आप इस तत्व की उपेक्षा कर सकते हैं, या इसकी आप अंदाज लगा सकते हैं कि केवल आर्थिक तत्व ही सरकार का भाग्य निर्माता होते हैं, जबकि मार्क्स ऐसा मानते हैं? तो इस बिंदु पर मार्क्स की आलोचना होती है। अब अगला बिंदु, राज्य विहीन समाज की जो बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी। क्या ये हो सकता है? या यदि कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो क्या उसको हम सही मानेंगे? राज्य ना हो, सत्ता कुछ एक विशेष दल के हाथ में हो, और ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद तो 18वीं शताब्दी की शुरुआती घटना है, बीच की मान लीजिए, उसके बाद की घटना मान लीजिए। उसके बाद मार्क्स के अनुयायियों को सत्ता प्राप्त करने का मौका मिला। रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में। 1949 में माओ से तुंग ने चीन में क्रांति की। अभी नॉर्थ कोरिया में शासन चल ही रहा है। किम योंग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, कहते हैं। शासन क्या है वो? क्या वह राज्य नहीं? जहां आप यदि अपनी मनपसंद सब्जी तक नहीं खा सकते, क्या उसको आप एक कल्याणकारी शासन मानेंगे? या केवल इस बिना पर आपको गोली मार दी जाए चौराहे पे खड़ा करके कि आपने किसी बात पर, आप किसी बैठक में हंस दिए? ऐसा हो रहा है। तो राज्य विहीन समाज की जो परिकल्पना कार्ल मार्क्स कर रहे हैं वो उनकी सबसे ज्यादा यूटोपियन या काल्पनिक व्याख्या है जो उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में की है। धन्यवाद।